सर एक पहला बात तो आपने फंडामेंटल का पीडीएफ भेजा नहीं, लास्ट क्लास का आपने बोला हाँ था भेजेंगे। देखिए, भेजेंगे की बात है कि थोड़ा मैंने, भेज हाँ ठीक है, मैं वो दोबारा भेज दूंगा क्योंकि जो है ना उसका एक, मैं आपको लिंक भेज दूंगा वीडियो की, लास्ट क्लास का। है ना। हाँ मैं और लिंक भेज दूंगा, उसमें सारी पीडीएफ पड़ी है, आप उसमें से डाउनलोड कर डाउनलोड नहीं लेना। होता। उसमें डाउनलोड नहीं होता आपका? उसमें से डाउनलोड नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, फिर मैं पर्सनली सारी लिंक एक एक करके सब भेज देता हूँ आपको। और सर कल जो सर मैंने आपका वार्ड आप याद वार्ड करके का आप जो भेजना। पहला क्लास था, हाँ उसका रिज्यूम बना के भेजे थे। हाँ मैंने वार्ड देखा का था जो आपका। पहला क्लास था उस पर, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम तो मैंने देखा था, मैंने नॉर्मली ध्यान नहीं दिया, प्रॉब्लम वैसे थी नहीं, लेकिन अब था बढ़िया आपका बना हुआ, है ना। मैं कहूँ हाँ, जो भी वो आपने बनाया था एकदम प्रॉब्लम थोड़ा। प्रॉपर आया था। हाँ, वो तो एक प्रॉब्लम है, हमको थोड़ा हमको बता दीजिएगा। ठीक है। और सर ये सीट में जो सीट वन सीट टू सिंगल हम्म। सिंगल कैसे सेव करें, जैसे एक्सेल में सीट 1 सीट 2 ऐसे रहता है ना, तो उसको ऐसे सिंगल सेव सिंगल नहीं, सेव करना सिंगल हो तो सिंगल कैसे करें, सेव थोड़ा नहीं बता होता दीजिएगा। आपका, डायरेक्टली फुल वर्कशीट ही पूरी सेव होगी। अच्छा। सिंगल सिंगल सेव नहीं होता आपका, अ, पूरा एक वर्कशीट सेव दोनों होती है। में वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, आप वर्ड पूरा, और हाँ पूरा डॉक्यूमेंट सेव दोनों करते में। हो, हाँ पूरा एक डॉक्यूमेंट सेव करते हो आप, एक एक करके आप सेव नहीं करते उसे आप। अच्छा अच्छा। हम्म। और सर ये एक्सेल का क्लास कितना दिन में खत्म होगा, उसके बाद कौन सा कोर्स सिखाएंगे। इसके बाद सीधा एक्सेल खत्म होते होगा पावर पॉइंट, पावर पॉइंट खत्म होने के बाद होगा सीधा इंटरनेट। अभी एक्सेल में तो अच्छा बहुत चीज़ सर। बाकी है आपकी। वही पूछ रहा हूँ। हेलो, गुड क्योंकि इवनिंग मैं सर। तो पहले। गुड इवनिंग। है ना। ओके, एक्सेल में अभी तक मैंने आपको इंसर्ट टैब तो आपको ऑलरेडी कंप्लीट है, जो होम टैब चल रहा है आपका, है ना। हम्म। सेम वैसे ही आपका हाँ ये इंसर्ट सर। टैब भी है ना। तो मैंने कहा था प्रैक्टिस कर लेना, कहीं डाउट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। आपका पेज लॉट भी बाकी है, फॉर्मूला हो गया, डाटा हो गया, रिव्यू हो गया, व्यू हो गया, ये सब बताने हैं, ये सब हम्म, बाकी है आपके, तो भी एक्सेल बहुत है आपका अभी, है ना। तो बस 1 मिनट हेलो और वेट सर। करते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सर टाइपिंग कोर्स कब से स्टार्ट है? ठीक है, टाइपिंग कोर्स के लिए तो वो उसकी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि टाइपिंग तो आप घर बैठे बैठे करोगे, है ना। और उसको टाइपिंग कैसे करते हैं ये हम उसमें इंस्ट्रक्शन बता देंगे कि टाइपिंग आप किस तरह से करेंगे, क्या करने से आपकी स्पीड बढ़ेगी, है ना। कितने घंटे उस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड यस सर। बढ़ेगी, वो सब चीज़ें की वीडियो बना के हम बहुत जल्द ही अपलोड करेंगे वो, ओके। है ना। क्योंकि अब बेसमेंट बन गया है, आज ही आज बेसमेंट में शिफ्ट किया है सारा सामान, है ना। तो अब वीडियो बहुत जल्द आने लग जाएगी यूट्यूब पे। यार ओके। हाँ बोलिए। ये उनका फॉर्मूला लगाते तो मेरा नंबर नहीं आता। कौन सा फॉर्मूला मतलब? रैंड बिटवीन वो हाँ, टेबल तैयार करने की। तो आपका क्या होगा, नंबर नहीं आता उस पर? मतलब पूरा सिलेक्ट करते हैं तो पूरा में नहीं ना आता। देखिए मैं बताता हूँ, पूरे में आने के लिए क्या करना है, आपको दबाना है कंट्रोल एंटर। मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ एक बार कि, है ना, कैसे करेंगे, इसे आप देखिए। हाँ गोभी टिप्पी। ओके, मैं म्यूट कर रहा हूँ आप सबको। 20 की गोभी, 100 की टिप्पी। मैंने म्यूट कर दिया आप सबको। तो यहाँ देखिए, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे रैंड मीटिंग का काम करना है, आपने यहाँ से यहाँ जहाँ तक आपने सेलेक्ट किया है, आप चाहते हो आपको इतने एरिया के अंदर रैंड बिटवीन का काम चाहिए, तो क्या करोगे, इजकल टू रैंड बिटवीन, है ना। नॉर्मली मैंने 1 से लेकर 10 तक नंबर ले लिए, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आपको एंटर प्रेस नहीं करना, आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एंटर। तो जितने आपने सेल सेलेक्ट किए होंगे उन्हीं नंबर पे आपका नंबर 1 से लेकर 10 तक वहाँ पे काउंटिंग ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी, जो भी आपने काउंटिंग दी होगी। हाँ अमरीन, आप अनम्यूट हो, बोलिए। सर सुपर स्क्रिप्ट को एक्सेल में कैसे यूज करें हाँ शॉर्टकट? सुपर स्क्रिप्ट जैसे है, मैं सुपर मेरे स्क्रिप्ट पास नहीं होती। शॉर्टकट की। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट आपकी एक्सेल में ऐसे वर्क नहीं करेगी, है ना। उसको कोई शॉर्टकट की भी नहीं, शॉर्टकट की प्रेस क्यों करोगे तभी सर? वर्क नहीं करेगी वो ओनली फॉर वर्ड पे वर्क करती है आपकी, ये सर मैंने बहुत। है ना। जी। वो एक्सेल में आपको वर्क नहीं करेगी, वो ओनली फॉर एमएस वर्ड पे वर्क करेगी आपकी। ओके। ओके, तो ये हमारा रैंड बिटवीन का काम। तो आज मैं आप सबको बताऊंगा सैलरी स्लिप के बारे में, है ना। सर एक बारी
गो टू का बताइए ना, जो आपने गो टू का ऑप्शन कहाँ से लाया था? गो टू का ऑप्शन देखिए, इसके लिए शॉर्टकट किया है, पहले प्रेस कीजिए कंट्रोल जी, है ना। कंट्रोल जी जैसे प्रेस करोगे तो आपके सामने आएगा गो टू का ऑप्शन। यहाँ लिखा है स्पेशल, आप स्पेशल से भी एक्टिवेट कर सकते हो गो टू Okay. स्पेशल को, या तो आप फाइंड के ऑप्शन में चले जाइए, यहाँ लिखा है गो टू स्पेशल। ओके, ओके। तो लास्ट काम जो मैंने आपको दिया था HRA DA वाला, वो आप सबने किया था। वर्टिकल लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप, ये नहीं, सब। HRA DA LT वाला मैंने काम दिया था, आप सबने कहा था सर इसी के अकॉर्डिंग एक और काम दीजिए, तो मैंने आपको सैटरडे एक नहीं काम दिया सर। था, है ना। सिद्धार्थ ने कंप्लीट किया था, मैंने देखा था सबसे पहले सिद्धार्थ ने मुझे सेंड किया था, सिद्धार्थ मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है ना। सिद्धार्थ ने उसे कंप्लीट किया था, और Yes, मैंने sir. उनका वर्क देखा था, उन्होंने एक्सेल पे कंप्लीट किया था, है ना। उसके बाद सही था, बाकी सब, सर? हाँ आपका एकदम परफेक्ट था। उसके बाद बाकी सब ने काम सेंड किया मुझे उसके बाद उसका, है ना। तो आज की क्लास में आपको बताऊंगा सेल स्लिप, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मुझे इस शीट को जूम करना है, यानी कि है ना, जो मेरा वर्क शीट है, मुझे इसके पेज को थोड़ा बड़ा करना है ना। तो क्या शॉर्टकट की प्रेस करूँगा मैं, Alt+Z, है ना, Alt+Q प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आएगा मेरा जूम का ऑप्शन, यहाँ करूँगा मैंने 150, एंटर। रामजनक जी आप अनम्यूट हो, आपने हैंड किया अभी। हाँ सर, मुझे तो लास्ट वाला आपने जो दिया था ना सवाल, वो थोड़ा हाँ समझ में नहीं आया सर, उसको बता दीजिए ना। बिल्कुल, अभी मैं सेल स्लिप बता रहा हूँ, तो पहले उससे देख लीजिए। वो जैसे टॉपिक सेल स्लिप खत्म हो जाएगा ना, एंड जो आपको टाइम बचेगा मैं आपको उसमें पूरा क्लियर करा दूंगा कि कैसे हाँ। क्या क्वेश्चन था और कैसे उसका आंसर निकालना है हमको। ओके, तो ये देखिए जैसे सेल स्लिप के लिए मैंने यहाँ पे पेज को थोड़ा बड़ा कर लिया पे, है ना, जूम कर लिया। तो यहाँ मैं अभी हेडिंग लिख रहा हूँ, मैं हेडिंग टाइप कर लेता हूँ, फिर आपको बताऊँगा क्या करना है उसके बाद। और फिर जो आप भी अनम्यूट हो, फिर जो आप अनम्यूट हो, सर Alt+W एक बार फिर से बताइए। Alt+Z का शॉर्टकट होता है जूम करने के लिए। हाँ बताइए। तो अभी मैंने करा था यहाँ पे Alt+Z, Alt+Z नहीं Alt+Q बताया था मैंने, Alt+Q ये था आपका Alt+Q, इससे आपको जूम का ऑप्शन आता है। तो इधर देखिए मैं यहाँ पे हेडिंग टाइप कर देता हूँ, है ना। इसके बाद आपको हेडिंग का मतलब समझा दूंगा, हेडिंग क्या क्या लिखा मैंने, उसका काम क्या है। तो यहाँ देखिए तो मैंने यहाँ पे हेडिंग टाइप कर दी है। अब जैसे कि यहाँ पे आप सब देख रहे हो, यहाँ पे जो आपका नाम है वो सेल से कहीं ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए मैंने आपको पहले बता रखा था क्या करना पड़ेगा। जहाँ तक आपका नाम अगर सेल से ज़्यादा हो रहा है उसको सेलेक्ट करके क्या करोगे,
ALT-O-C-A, ऑटो कॉलम एडजस्ट, है ना, उसकी शॉर्टकट की बताई थी। नहीं तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करके आप उस सेल को टेक्स्ट अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ओके, ये करने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पहले आपसे पूछ रहे हैं एम्प्लॉय आईडी नंबर, यानी हम निकाल रहे हैं सैलरी स्लिप। तो जैसे आईडी नंबर हर एम्प्लॉय का होता है, जो आप कंपनी में काम करोगे तो आप सबको आईडी कार्ड दिया जाएगा, है ना। जैसे स्कूल में आप सबको एक आईडी कार्ड दिया जाता है, इस पर आपका नाम लिखा रहता है ना, स्कूल का नाम लिखा रहता है, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, है ना, आपका सेक्शन क्या है, आपके बारे में उसमें जानकारी लिखी रहती है, आपके मदर फादर का नंबर और आपका मोबाइल नंबर, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखा जाता है ना। वैसे ही एक कंपनी में काम करता है तो हर एम्प्लॉय को उसका आईडी कार्ड मिलता है, इस पर उसका आईडी नंबर लिखा रहता है, उसका नाम लिखा रहता है, उसकी पोस्ट लिखी रहती है ना, ये सब चीज़ पे लिखी रहती है। तो आईडी नंबर इसलिए दिया जाता है कि, है ना, एम्प्लॉय आईडी और आपको कार्ड इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए कंपनी में एक नाम से कई लोग काम कर रहे हैं, अगर हमें किसी एक पर्सन का डाटा निकालना हो, अगर हम मान लें हमें रवि का डाटा निकालना है, तो रवि कंपनी में मान लो 4 से 5 कर रहे हैं, तो हम किस रवि का डाटा निकालेंगे, है ना। तो हर कार्ड में एक आईडी नंबर लिखा रहता है एम्प्लॉय की आईडी की, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी पर्सन को फाइंड करना हो तो हम कंपनी में फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो वही हमें यहाँ पे आईडी लिखनी है। तो जिसमें आईडी नंबर कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ लिखा मैंने आईडी नंबर कुछ भी, है ना, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। फिर मांग रहा आपसे एम्प्लॉय नेम, उस एम्प्लॉय का क्या नाम है ना, इसकी हम यहाँ पे सैलरी स्लिप क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने कोई भी एक नाम ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ले रवि। फिर मांग रहा आपसे डेजिग्नेशन, यानी पोस्ट क्या उसकी, है ना, कंपनी में उसका ओहदा क्या है, वो किस ओहदे पे काम कर रहा है कंपनी में। मैंने दे दिया यहाँ पे क्या, MD, है ना, या फिर आप मैनेजर भी दे सकते हो, मैंने मैनेजर दे दिया। चलो, मैनेजर। अब बोल रहा है आपसे बेसिक सैलरी, है ना, बेसिक सैलरी यानी कि उसकी अकॉर्डिंग वैसे सैलरी है कितनी, मैंने दे दी यहाँ पे कितनी है, 50,000 रुपये दे दिया मैंने एग्जांपल, है ना। नॉर्मली मैं दे दी 50,000 रुपये इसकी सैलरी है, बेसिक सैलरी। अब आ रहा है यहाँ पे HRA 10%, जो मैंने आपको पिछली बार समझाया था, HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप किराए पर रह रहे हो तो कंपनी आपको आपकी सैलरी में से 10% एक्स्ट्रा देगी, है ना, किराए के लिए। तो इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 10%, ओके, एंटर। तो 5,000 रुपये आपको आपकी सैलरी में से एक्स्ट्रा मिलेंगे। और ये आपका DA यानी डेली अलाउंस यानी हाथ खर्च, है ना। तो आपको कंपनी आपकी सैलरी में से, बेसिक सैलरी में से आपको 5% एक्स्ट्रा देगी। तो इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 5%। LTA लीव ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर आने जाने का किराया, है ना, तो वो कंपनी आपको 6% एक्स्ट्रा देगी आपकी सैलरी में से, इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 6%, एंटर। तो DA, HRA, DA और LTA हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब यहाँ बोला टोटल सैलरी, यानी कि बेसिक सैलरी आपको मिल रही है, उसके अलावा जो भी आपको मिला है उन सबको मिला के आपकी टोटल सैलरी कितनी हुई। तो यहाँ मैं सबको क्या करूँगा, जोड़ लूँगा। ओके, मैंने जोड़ लिया इन सबको। मेरी सैलरी कितनी हो रही है, 60,050, है ना, 60,500 मेरी होगी सैलरी। तो यहाँ पे आपको बोला PF का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, जो कंपनी आपका परसेंट काटती है, अपने पास रखती है कि जब आप कंपनी छोड़ो तो आप एक साथ पैसा उठा लो और ये पैसा आप 6 महीने के बाद ही निकाल सकते हो। कंपनी का रूल होता है एक, है ना, ये कंपनी आपके पास पैसा जमा करती है। बाई चांस अगर आप कंपनी छोड़ते हो तो आप पूरा पैसा एक साथ उठा सकते हो, नहीं तो जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है ना कि आपको पेंशन मिलती है, तो आप इस पैसे को पेंशन के अकॉर्डिंग भी आप अपने अकॉर्डिंग मंगवा सकते हो प्राइवेट नौकरी में। तो क्या करते हैं यहाँ पे इक्वल टू बेसिक सैलरी। देखो जो भी काम करना है आपको सारा बेसिक सैलरी से ही करना है, क्योंकि जो भी आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे आपको बेसिक सैलरी में से मिलेंगे, और जो भी आपका पैसा कटेगा वो आपकी बेसिक सैलरी में से ही कटेगा, इंटू 12%। ये हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे PF को। फिर यहाँ आपके सामने मांग रहा है ESI, एम्प्लॉय सैलरी इंश्योरेंस, है ना। तो ये क्या होता है, ये आपका 1.75% आपका कटता है कंपनी के अकॉर्डिंग, है ना। तो इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 1.75%। ओके, हर कंपनी का अलग अलग परसेंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग कटता है ना। LD यानी लीव डे, आपने कंपनी में कितने दिन छुट्टी करी है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है ना, क्योंकि प्राइवेट नौकरी, अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो तो आपने एक दिन भी छुट्टी करी तो उसका पैसा आपका कटता है ना, कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब के। ऐसा नहीं होता गवर्नमेंट जॉब में कि आप एक दिन छुट्टी करते हो आपका पैसा कटता है, गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता, लेकिन प्राइवेट जॉब में आपका ऐसा होता है, प्राइवेट, है ना, प्राइवेट कंपनी में अगर आप एक दिन भी छुट्टी करते हो उसका पैसा आपका कटता है। तो रवि ने कितने दिन छुट्टी करी, हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, मान लो उसने
4 डे छुट्टी करी, यानी 4 दिन से छुट्टी करी है। अब आता है LDA यानी लीव डे अमाउंट। तो उसने जो 4 दिन छुट्टी करी है उसका टोटल अमाउंट कितना होता है जो कंपनी उसके सैलरी में से है ना डिडक्ट करेगी यानी काटेगी। तो 4 दिन का पैसा निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो कंपनी में काम करते हैं एक दिन, हमारे एक दिन की सैलरी कितनी है, उसी के हिसाब से हम निकालेंगे 4 दिन की सैलरी हमारी कितनी हुई और हमारा कितना है ना डिडक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे LTPI इजकल टू बेसिक सैलरी है ना, मैं डिवाइड करूँगा उतने दिन से जितना मेरा वर्किंग डे होता है ना। संडे हटा के कंपनी प्राइवेट जॉब होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, उसमें हर संडे को छुट्टी रहती है ना। तो 30 दिन में से 4 दिन संडे का कितने बचे, 26 डेज बचे, 26 दिन, यानी कि जो 26 दिन है वो मेरा वर्किंग डे है और जो 50,000 सैलरी मिल रही है वो मेरे 26 दिन के वर्क के लिए मिल रही है। तो मैंने डिवाइड करा 26 से। ओके, तो ये मेरा पैसा है एक दिन का, यानी कि 1923 रुपये मेरे एक दिन का पैसा है ना। तो इसको क्या करा मैंने, जो एक दिन का पैसा आया इसे मैंने इंटू कर दिया LD से। तो यह आया मेरा 4 दिन का पैसा, यानी कि मेरा इतना पैसा डिडक्ट होगा, यानी मेरा इतना अमाउंट ऐसे मेरी बेसिक सैलरी में से डिडक्ट होगा। अब आते हैं ओवर टाइम, OT यानी ओवर टाइम। आपने कंपनी में कितने घंटे ओवर टाइम किए। ओवर टाइम कैसा होता है मैं बताता हूँ। जैसे कंपनी में नॉर्मली मैक्सिमम आपका 8 घंटे का काम होता है ना, 8 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है। उसके अलावा जो आपने काम किया वो होता है आपका ओवर टाइम। और फिर जब अनम्यूट हो बोलिए। सर ये ESI क्या हुआ? हाँ, ये ESI आपका एक इंश्योरेंस होता है। ESI आपका एक इंश्योरेंस होता है तो कंपनी आपका काटती है। इसका काम क्या होता है बेसिकली, मान लो कि ये मेडिकल इंश्योरेंस के लिए होता है एक तरीके से आपका। ये पैसा अगर आप बीमार हो तो अपने ऊपर खर्च कर सकते हो ये, है ना। हर कंपनी का अलग अलग परसेंटेज होता है इसको काटने का, है ना। अगर जैसे ESI कार्ड में सुना होगा सब लोग अपना ESI कार्ड बनाते हैं फैमिली के अकॉर्डिंग, है ना। फैमिली की फोटो खिंचवा के ESI कार्ड बनवाते हैं, ये वो वाला ESI है आपका, है ना। इसके अंदर जितना पैसा होगा उसके हिसाब से आप अपना इलाज करा सकते हो, है ना। हॉस्पिटल में कहीं भी आपको जो इलाज कराना है जब आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो। ओके ओके ओके, ठीक है, है ना। अब OT होता है ओवर टाइम। तो मैक्सिमम ज़्यादातर हम काम करते हैं तो 8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे के बाद हमने जितना भी घंटा काम किया वो हमारा एक्स्ट्रा वर्क, तो उसे कहते हैं हम ओवर टाइम। तो मान लीजिए अगर मैं हर दिन 2 घंटे भी काम करता हूँ एक्स्ट्रा, यानी 10 घंटे काम करता हूँ, यानी कि 2 घंटे मैंने हर दिन एक्स्ट्रा दिए, तो वैसे मेरे 26 डेज होते हैं, है ना। काम करने के वर्किंग डे 26 दिन हुआ, दोगुना करते 52 हो जाते हैं, है ना। यानी 52 घंटे मैंने काम किए। तो वैसे में नॉर्मली मान लीजिए मैंने यहाँ पे कम से कम 45 दिन काम, मैंने 45 घंटे काम किया। मैंने पूरे महीने में 45 घंटे काम किया, किसी दिन 1 घंटा काम किया, किसी दिन 2 घंटे, तो किसी दिन नहीं करे। ऐसा मान के मेरे टोटल हुए 45 आवर्स। तो यहाँ फाइंड करना OTA ओवर टाइम अमाउंट। तो अब हमारा ओवर टाइम अमाउंट कितना हुआ जो हमें मिलेगा। देखिए ओवर टाइम अमाउंट, तो इसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो दिन की सैलरी है, हम काम करते हैं 8 घंटे। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कैसे करके। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, है ना, बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 26 डेज। अगर मैं इसे 26 दिन से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरा है एक दिन की सैलरी, है ना। यह मेरे एक दिन की सैलरी, लेकिन मुझे निकालना है 1 घंटे की सैलरी कि मैं 1 घंटे में कितना कमाता हूँ। उस हिसाब से मैं 45 घंटे को उसे इंटू करके अपना अमाउंट यहाँ पे, है ना, शो करूँगा। तो ये मेरी 1 दिन की सैलरी, लेकिन जो 1 दिन की सैलरी है ये आपके 8 घंटे की सैलरी है, क्योंकि आप जो एक दिन में काम करते हो 8 घंटे, ये आपके 8 घंटे की सैलरी है। तो मुझे फाइंड करना है 1, है ना, 1 घंटे की सैलरी फाइंड करनी है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसे डिवाइड कर दिया 8 घंटे से। तो ये आ गया आपको 240, ये हो गया आपके 1 घंटे की सैलरी, 240.38 पैसा, ये आपके 1 घंटे की सैलरी। अब इस 1 घंटे की सैलरी को मैंने इंटू कर दिया OT से, तो ये आ गया आपके 45 आवर की सैलरी, है ना। ये आ गया 45 घंटे का अमाउंट कि आप जब 45 घंटे काम कर रहे हो कंपनी में, एक्स्ट्रा आपने जब 45 घंटे दिए हैं तो आपको उसका कितना पैसा मिलेगा ये आपको यहाँ पे शो हो गया है। अब आता है नेट पे। नेट पे का मतलब हुआ कि अब आपको टोटल कितना मिलेगा एंड में, है ना। कुछ कट रहा है, कुछ मिल रहा है, उनको लेके आपको एंड में क्या मिलेगा वो हमें यहाँ पे दिखाना है। इजिकल टू, है ना, देखो यहाँ लेंगे टोटल सैलरी। टोटल क्यों लेंगे, क्योंकि देखो बेसिक सैलरी में जैसे बेसिक सैलरी आपकी है 50,000 रुपये, HRA मिल रहा है आपको, DA मिल रहा है, LTA मिल रहा है, तो ये चीज़ तो आपको मिल रही है। अगर मैं इन चारों को जोड़ देता हूँ, ये सारे तो जुड़ रहे हैं ना, यानी कि आपके सारे अर्निंग है, तो अर्निंग सारी जोड़ के आपकी इतनी होती है। तो मैंने इसमें से माइनस किया डिडक्ट, जो मुझे डिडक्ट करना है, यानी PF जो आपका कटेगा, ESI ये भी कंपनी आपका काटेगी,
माइनस LDA यानी लीव डे अमाउंट, जितने दिन आपने कंपनी में छुट्टी करी उसका पैसा आपका कटेगा, और प्लस OTA जो आपकी अर्निंग्स है, अर्निंग क्या आपकी OT ओवर टाइम जितना आपने काम किया, करेंगे एंटर। तो आपको महीने में इतना मिलेगा, है ना, 56,750, है ना, जबकि आपकी सैलरी थी 50,000, तो आपको मिल रहा है 56,000 आपको मिल रहे हैं, यानी कि 6,750 आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। यही आपकी महीने की इनकम। एक बात और बताता हूँ, ये महीने की इनकम आपकी ऊपर नीचे होगी, ये क्यों होगी? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप हर महीने 4 दिन छुट्टी करो, कभी आप पूरे महीने छुट्टी नहीं करोगे, तो कभी हो सकता है कि आप 4 से ज़्यादा छुट्टी कर सको, है कि नहीं। अब जरूरी नहीं है कि आप हर महीने 45 घंटे ओवर टाइम करो, किसी दिन आप 20 घंटे करोगे, किसी दिन आप फुल ओवर टाइम करोगे, मतलब आपने हर दिन 2-2 घंटे काम किया, तो ये आपकी सैलरी ऊपर नीचे होती रहेगी, है ना। लेकिन जो आपको 50,000 रुपये वो आपकी फिक्स है, बाकी अर्निंग और डिडक्शन आपकी ऊपर नीचे होती रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो नेट पे है वो आपका बदलता रहेगा हर महीना आपके अकॉर्डिंग, है ना। जितने आप कम छुट्टी करोगे उतनी आपकी सैलरी बढ़ेगी, जितनी आप कम ओवर टाइम करोगे, मतलब ज़्यादा ओवर टाइम करोगे, उतना आपका सैलरी इंक्रीज होता रहेगा, है ना। ग्रॉस सैलरी होता है आपका साल भर की इनकम, कि अगर महीने में इतना कमाते हो, साल में कितना कमाते होगे, नेट पे इंटू 12, है ना। ये अगर नेट पे हमारी 1 मंथ की सैलरी है, तो अगर हमें 1 ईयर की सैलरी देखनी है, तो नेट पे इंटू 12, यह गया आपका 1 ईयर सैलरी 68,000, है ना, 6,81,000 ये आपकी होगी 1 ईयर की सैलरी। अब टैक्स देखो, टैक्स क्या करता है, अगर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जिसकी भी एनुअल सैलरी यानी ग्रॉस सैलरी 1 ईयर की इनकम 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में है ना, और 3 लाख से ऊपर है तो वो टैक्स पे करेंगे, इनके 3 लाख से नीचे है वो टैक्स पे नहीं करेंगे। तो ये 3 लाख से ऊपर है, 6,80,000 है, 6 लाख है ना, 81,000 है, 6,81,000, तो क्या करेंगे इजिकल टू ग्रॉस सैलरी इंटू 5%। तो रवि को साल भर में कितना पे करना पड़ेगा, 34,050 रुपये, इतना को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। तो ये है आपकी सैलरी स्लिप। तो मैं अभी आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ, है ना, आप सारे अनम्यूट हो। आप बताइए, समझ में आया आपको सैलरी स्लिप? यस सर। कोई डाउट है सैलरी स्लिप में? सर ओवर टाइम अमाउंट को ऐड नहीं किए ग्रोस सैलरी पे। कौन सा वाला? वो तो ओवर टाइम हो गया ना, उसको क्यों वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा वाला ओवर टाइम? हाँ देखिए, जो ओवर टाइम है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे कंपनी में एक्स्ट्रा वर्क करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका जो अर्निंग होगी इंक्रीज होती जाएगी, है ना। तो ये डिपेंड, आपका 50,000 रुपये तो कंफर्म है, आपको 50,000 मिलेंगे, बाकी जो आपको इनकम आगे करनी है वो आप पे डिपेंड है। अगर आप छुट्टी कम करते हो, जो मान लो आपने छुट्टी कम करी, आपने एक भी दिन छुट्टी नहीं करी, 0 रखा मैंने, तो देखो ऑटोमेटिक आपकी अर्निंग बढ़ गई ऑटोमेटिक। आपने एक भी दिन छुट्टी नहीं करी तो आपका एक भी पैसा नहीं कटा, वो जो पैसा कटा नहीं वो आपको ऑलरेडी आपको मिल गया, है कि नहीं। ओवर टाइम मान लीजिए आपने पूरे 52 घंटे ओवर टाइम करा, है ना, 52 घंटे ओवर टाइम करा, तो आपकी सैलरी ऑलरेडी इंक्रीज हो गई यहाँ पे, है कि नहीं। तो ये फर्क पड़ता है आपको इन सब चीज़ों से, है ना। इसलिए मैंने कहा था कि आपकी अर्निंग्स आप पे डिपेंड करेगी, ये आपको ऊपर नीचे होता जाएगा हर महीने, है ना। क्या फिक्स छुट्टी तो करोगे नहीं और फिक्स ओवर टाइम तो करोगे नहीं, आप कभी ऊपर नीचे ओवर टाइम करोगे, ज़्यादा या कम, है ना। उस पर डिपेंड करता है आपकी सैलरी कैसी आपकी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। हाँ, सैलरी समझ में आ गया सबको, सैलरी स्लिप, यस है ना। तो आपको ऐसी सैलरी आपको 10 लोगों की निकालनी है, मैं आपको फॉर्मूला भी लिख के भेज दूंगा, ऊपर जो हेडिंग है वो भी आपको मैं लिख के भेज दूंगा, है ना। आपको उसी फोटो भेज दूंगा कि फॉर्मूला क्या क्या लगाना है, आपको किस पे क्या फॉर्मूला लगेगा, आप अपने अकॉर्डिंग काम कर लेना उस पर। ओके, तो ये समझ आ गया आप सबको, है ना। तो अब देखिए, अब मैं आपको कुछ फॉर्मूला के बारे में बता देता हूँ, नॉर्मली चीज़ें, है ना। इससे पहले मैंने आपको वो बताया था सैमसंग माइक्रोमैक्स लैपटॉप के बारे में बताया था मैंने इससे पहले कुछ, हाँ। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला मैंने बताया था, इनडायरेक्ट फॉर्मूला, नहीं सर। हाँ नहीं सर, नहीं बताया था मैंने इनडायरेक्ट फॉर्मूला आपको? नहीं बताए। चलिए आज हम इनडायरेक्ट फॉर्मूला पर ही काम करते हैं। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है यहाँ पे? यस सर। जी।
तो ये देखिए जैसे कि आप सबको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ऊपर लिखा मैंने HP, सैमसंग, MI और डेल, ये आपकी कंपनी के नाम, है ना, और नीचे उनके नंबर लिखे हुए हैं। ओके, तो यहाँ देखिए मैंने MI का टोटल यहाँ पे निकाला है आपके सामने। क्या निकाला है? 4,521। तो यहाँ देखते हो MI का टोटल आपको यहाँ पे दिख रहा है 5,000, है ना, 4,521। तो ये सम का फॉर्मूला लगा के मैंने निकाला है। तो आप देख सकते हो सम का फॉर्मूला एकदम सही आंसर बता रहा है आपको, है कि नहीं। यहाँ आपको आ रहा है 4,521। तो यहाँ देखिए अगर मैंने यहाँ पे नाम बदलता हूँ, जैसे मैंने लिखा डेल, तो ऑटोमेटिक डेल का टोटल आ रहा है। ऐसे कैसे, है कि नहीं। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? डेल का टोटल आ रहा है। और ऐसा आ रहा है कि अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कोई भी नाम बदल रहा हूँ, जिसमें लिखा HP, तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक HP का टोटल आ गया, है ना। नाम बदलते ही उसका पूरा टोटल आपको, उस नंबर का पूरा टोटल आपको दिख रहा है ना। ये हमने कैसे किया? ये हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, इनडायरेक्ट फॉर्मूला, है ना। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाया, देखिए कैसे लगाया, जैसे मैंने कर डिलीट, है ना। तो देखिए इसको, इस डाटा को बनाने के लिए पहले आपको न्यू शीट लेनी पड़ेगी, क्योंकि न्यू शीट पे हम काम करेंगे तभी डाटा को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने इस शीट पे काम किया ना, अगर मैं शीट 1, शीट 2 या शीट 3 भी लूँगा ना, मेरा वर्क नहीं करेगा। इसके लिए मैं अभी न्यू शीट ले लेता हूँ और आपको स्क्रीन शेयर करा देता हूँ, है ना। तो जैसे आपको कोई भी कंपनी, कोई भी आपको 4 कंपनी के नाम लिखने हैं, है ना, 4 या 5, आप उससे ज़्यादा भी दे सकते हो। तो जैसे कि मैंने क्या करा है, मैंने लिख दिया यहाँ पे अप के अकॉर्डिंग, है ना। जो भी आपको समझ में आया आप लिखते चले जाओ, है ना। ओके, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं। और मैं यहाँ पे रैंडम का फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, इक्वल टू, ओके, मुझे रैंडम यहाँ पे नंबर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रैंडम नंबर अपने अकॉर्डिंग। कंट्रोल एंटर। क्या करेंगे यहाँ पे अब? कॉपी अल्ट ES एंड वैल्यू पे एंटर। ये सब तो पता है ना आप सबको। हाँ, रैंडम की वैल्यू हटानी, तो ये सब तो पता है ना, रैंडम की वैल्यू कैसे हटती है। नहीं सर, नहीं पता आपको? जरा देखिए पहले क्या करना पड़ता है, मैंने पहले बता रखा था, रैंडम की अगर वैल्यू हटानी हो तो जितने नंबर पे आपने रैंडम लगा हुआ है फॉर्मूला, सबको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल से कॉपी कीजिए, फिर प्रेस कीजिए अल्ट ES प्रेस करने के बाद आपको प्रेस करना है वैल्यू पे क्लिक करने के बाद आपको करना ओके। तो ये करने के बाद आपका क्या होगा, रैंडम का फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा, जो वैल्यू है आपकी वो पेस्ट हो जाएगी उसके ऊपर में। ओके, यस। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा मुझे लिखाना HP का। ओके, मैं पहले आपको इन सारे नंबर का टोटल दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ मैंने करा सम। ओके, तो आप देख सकते हो ऑलरेडी इन सब नंबर का क्या सम आ रहा है, इतना आ रहा है, यानी HP का सम आ रहा है आपके सामने इतना। तो देखिए एक फॉर्मूला है मेरा इनडायरेक्ट का, वो कैसे करेंगे? तो पहले आपको सारे नंबर को सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने ये नंबर सेलेक्ट किया इतना सेल, जहाँ तक में नंबर है डेल के, आपको इस फंक्शन में आके क्या लिखना है, डेल लिखा आपने। यानी कि अगर आप यहाँ पे एक सेल सेलेक्ट करोगे तो वो डेल नहीं होगा, जितनी रेंज आपकी डेल की वहाँ तक सेलेक्ट करोगे तो आपको आएगा वो डेल। यानी कि ये है सब, ये आपका सारा नंबर डेल के नंबर है। इनको सेलेक्ट करके यहाँ का लिखोगे HP। ओके, यहाँ का रियलमी, ओके, तो क्या यहाँ पे MI, एंटर। ओके, ये करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सबको सेलेक्ट करा, तो उसको ऑलरेडी वहाँ पे नाम आ रहा है MI, है ना, रियलमी। तो इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या करता, क्या देखिए, अगर यहाँ पे आप सबने ये सब नाम ऐड किए हैं, अगर आप फॉर्मूला लगा तो इनडायरेक्ट इक्वल टू I एंड, है ना, इनडायरेक्ट आपने लगाया, देखो इनडायरेक्ट लगाया आपने, इनडायरेक्ट मांगा रेफरेंस, तो आपने दे दिया HP। ओके, आपने क्या ब्रैकेट क्लोज। तो याद रखना इनडायरेक्ट का फॉर्मूला आप जहाँ भी लगाओगे, उस रो जहाँ लगाओगे उसी रो का नंबर आपको दिखाएगा, उस शख्स का जो आपने रेफरेंस दिया है। अभी मैं लगा रहा हूँ रो नंबर 2 पे लगा रहा हूँ, यानी कि HP का आपको से ये वाला मैंने सेलेक्ट किया HP, यानी कि HP का जो भी रो होगा, जिस रो पे मैंने इनडायरेक्ट लगाया, उस रो का आंसर आपको यहाँ दिखाएगा, एंटर। तो मैंने HP, मैंने यहाँ इनडायरेक्ट यहाँ लगाया था,
तो HP के इस रो का आंसर मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। वही मान लीजिए अगर मैं इंडायरेक्ट यहाँ लगाता हूँ, है ना, इंडायरेक्ट मैंने यहाँ लगाया, मैंने सेलेक्ट किया HP, ब्रैकेट क्लोज किया, अगर मैं एंटर करूँगा तो HP का दिखाएगा, लेकिन जिस सेल पे मैंने इंडायरेक्ट लगाया उसी रो का आपको आंसर यहाँ पे दिखाएगा, है कि नहीं? दिखा रहे हैं यहाँ पे आंसर इसी रो का, लेकिन मुझे एक एक आंसर नहीं दिखाना, मुझे दिखाना है टोटल इन सब का। तो देखिए जैसे मैं लगाया यहाँ पे इक्वल टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट लगाया, रेफरेंस लेके मैंने कहते हैं ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो आपको सामने दिख रहा है यहाँ पे इस नंबर पहले रो का नंबर ही आपको सामने दिख रहा है। तो करना क्या है, इनडायरेक्ट के आगे लगाना आपको सम, क्या लगाना आपको सम, एंड में ब्रैकेट क्लोज और कर दो एंटर। तो जितने भी नंबर होंगे इन सबका सम आ जाएगा ऑटोमेटिक इनडायरेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सेल सेलेक्ट किया हमने HP सेलेक्ट किया इनडायरेक्ट में और हमें निकालना है HP का सम। तो HP क्या है, ये सारे नंबर तो HP है ना हमारे, ये सारे नंबर किसमें आ रहे हैं आपके HP पे आ रहा है, तो इन सबको सम क्या कर रहा है, जोड़ देगा इनडायरेक्ट की मदद से। तो आप देख सकते हो आपका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना 416199, 416199 सही आ रहा है आपका आंसर, सेम आ रहा पूरा। अगर वहीं अगर मैं यहाँ पे नाम बदल दूँ, मैं लिखा डेल, तो आप देखिए है ना 421339, 421339 आ रहा था आपका आंसर। तो ये है आपका एक न्यू टॉपिक जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, है ना, कि आप इस तरह से भी एक्सेल में अगर वर्क करना हो तो आप ऐसे ही उसमें वर्क कर सकते हो, है ना। समझ में आया आप सबको ये? हेलो, समझ में आया आप सबको ये? ये सब मुझे और किसी के नीचे से आवाज़ नहीं आ रही है ना? सर एक मिनट सर। हाँ बोलिए। ये सब जो नंबर है, ये जो नंबर है इसमें ये काम कैसे करता है, मतलब किस टाइप का काम इसमें होता है? देखिए इस टाइप का काम मैं आगे बताऊंगा, मैंने आपको सिर्फ बताया कि अगर हमें काम करना तो इस तरह का काम कर सकते हैं। जैसे कंपनी में आपको कहा गया है कि डेल के अकॉर्डिंग आपने कंपनी का नाम लिख रखा है, ठीक है, ये उनकी सेलिंग प्राइस है ना। तो एक सेल में आपको यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ठीक है, यहाँ लिखा आपने मंथ, ये आपके उनको लिखा है अपने जनवरी लिखा है, जनवरी है ना, फैब आपने ये लिखा है, ओके, आपने जनवरी फरवरी यहाँ पे ऐड कर दिया। आपको दिखाना है जनवरी में हर कंपनी की कितनी कितनी सेल्स हुई है ना। ये आपने हर महीने की कंपनी की सेल लिख रही है कि मंथ में जनवरी की सेल डेल की कितनी हुई है, HP की कितनी हुई है, रियलमी की और MI की कितनी हुई है। अगर आपको साल भर की निकालनी है एक साथ, तो हम निकालते इस तरह से निकालते हैं साल भर की इनकम, है ना, कि साल भर में इस कंपनी ने कितना कमाया है ना। नाम अगर मान लो हमें दिखाना है MI का देखना है, यहाँ पे सिर्फ MI डाला, एंटर किया, नॉर्मली टोटल आपको यहाँ पे किसी एक चीज़ का दिख गया, है कि नहीं। तो इसलिए इसका वर्क करते हैं ऐसे। समझ आया आपको? जी सर। हाँ, सबको समझ आ गई है? आप जो नीचे अनम्यूट हो सबके सब, सिद्धार्थ जी, सुखचंद, सूरज, आप सबको समझ में आया? सर नेम बॉक्स में आपने ये नेम्स क्यों सेव किए उसमें, डेल HP सैमसंग? क्योंकि देखो इनडायरेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वो इनडायरेक्टली नंबर निकालता है आपका। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है नीचे से, है ना, क्योंकि इनडायरेक्ट का फॉर्मूला क्या था, वो इनडायरेक्टली नंबर निकालता है आपका, है ना। अगर रेफरेंस दोगे तो आपको सिर्फ REF बताएगा, रेफर बताएगा नॉर्मली। इसलिए मैंने यहाँ पे सबके सेल को देखिए, जिसके माइक से आवाज आ रही है प्लीज से म्यूट कर लीजिए। मैंने म्यूट कर दिया। तो इधर देखिए, क्योंकि इनडायरेक्ट का मतलब मैंने इन सबको सिलेक्ट करके मैंने लिखा पे MI, तो इनडायरेक्टली इनका नाम MI हो गया, है ना। जितने भी सेल सिलेक्ट किए क्या सारे मेरे MI के सेल हो गए ऑटोमेटिकली। तो इनडायरेक्ट जैसे ही मैंने यहाँ पे MI पे करा, तो MI का जो भी नंबर, जो भी सेल MI लिखा हुआ था, है ना, अगर मैं यहाँ पे लगाता इनडायरेक्ट, तो यहाँ पे जो भी MI का नंबर होता है इस रो में, आपको उसका आंसर यहाँ पे दिखाता। लेकिन मुझे लिखा ना सम, तो इनडायरेक्ट के आगे लगाया सम, तो उसने MI का पूरा टोटल निकाल दिया यहाँ पे, है ना। इसलिए मैंने लगाया यहाँ पे, इसलिए मैंने नेम बॉक्स में सबका नाम लिखा है, क्योंकि इनडायरेक्ट आपका कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो जब भी इनडायरेक्ट का फॉर्मूला यूज करो तो ये नेम्स इसमें टाइप करना जरूरी है? हाँ, कंपलसरी है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको? करेगा तब ना पता चलेगा। हाँ, क्योंकि ये सेल आपका MI का है कि रियलमी का है, तभी वो वर्क करेगा उसके अकॉर्डिंग, है ना। समझ में आ गया आपको ये?
तो चलिए अब एक सवाल आपसे पूछता हूँ क्योंकि आप सबको ऑलरेडी पता होगा, है ना। तो जैसे कि ये नाम है ऑलरेडी, है ना, मैं यहाँ पे कोई नाम वाम लिख लेता हूँ क्योंकि जहाँ तक मुझे पता आप सबने कर रखा होगा पहले से ही। अगर मैं यहाँ पर ड्रैग कराऊँ नाम, ये ड्रैग वाला सिस्टम तो आपको सबको पता ही है, ड्रैग कैसे करते हैं नाम को। यस तो अब देखिए, अब मैंने आपसे कह दिया यहाँ पे काउंट। अब क्या लिखा मैंने यहाँ पे, सीता। अभी मैं आप सबको म्यूट कर देता हूँ और अनम्यूट वही करना है जिसको मैं पूछूंगा। सिद्धार्थ जी आपने हैंड किया, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सर वो आप उस समय पूछ रहे थे ना, समझे कि नहीं, हाँ इसलिए माइक म्यूट। अच्छा ओके, देखिए मैं आप सबको म्यूट कर देता हूँ क्योंकि नॉइज़ आ रहा है पीछे से आप सबके, है ना। अभी क्वेश्चन सुन लेना, उसके बाद जो आंसर देना चाहता है वो हैंड करना, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको फाइंड करना है इसमें से सीधा कितनी बार है ना। यहाँ पे उसका आपको आंसर दिखाना है और ऐसा आंसर दिखाना है कि अगर मैं यहाँ से नाम बदलूँ तो यहाँ मेरा आंसर भी बदलना चाहिए। कौन बताएगा वो हैंड कीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लीजिए कि यहाँ पे जो मेरे नाम लिखे हुए हैं, है ना, आकाश से लेके यहाँ पे डुप्लीकेट नाम भी है। तो मुझे ये बताइए यहाँ पे मेरे जो सीता लिखा है वो कितनी बार लिखा है इस नाम में, जो इतने सेलेक्ट किया है इस सेल में कितनी बार सीता लिखा हुआ है, ये आपको काउंट करके बताना है। और ऐसा बताइए कि अगर मैं ऐसा नाम चेंज करूँ, अगर मैंने यहाँ लिखा है क्या गीता लिखा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका आंसर अपडेट होना चाहिए यहाँ पे गीता कितनी बार है। तो ये कैसे करोगे, ये आपका क्वेश्चन है, बताइए। हैंड कीजिए, जो आंसर देना चाहता है वो हैंड कर सकता है, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। मेरी आवाज़ तो आ रही है ना सबके पास। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया। अब अभी मैंने पूछा था क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन का आंसर। यस सर, हेलो। हाँ पूछिए। यस सर। सर इक्वल टू काउंट इफ लगाइए। देखिए ये चीज़ आपको तब बतानी है जब मैंने आपको हैंड्स के लिए कहा था। अब मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ तब आप बता रहे हो, है ना, क्योंकि मैंने सबको अनम्यूट कर दिया था, पीछे से नॉइज़ आ रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने हैंड का ऑप्शन कहा था कि जो हैंड करेगा मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, वो मुझे बताएगा कैसे करना है ना। तो बताइए सिद्धार्थ जी क्या करना, बताइए आप। इक्वल टू काउंट इफ रेंज लीजिए, नेम का जो रेंज है, रेंज ले लिया मैंने। नेम कैटेगरी, तो फॉर्मूला एरर आ गया मेरा। कॉमा मारिए। अरे बाकी है आगे। बताइए तो क्या ये फॉर्मूला एरर आ गया। काउंट इफ लीजिए, ब्रैकेट में ले लिए, सिलेक्ट कीजिए, क्या करना है उसके बाद, इक्वल टू काउंट इफ, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो लिखा है। हां सर, टैब की दबाइए, टैब की दबाइए तो फर्स्ट ब्रेक। अच्छा टैब की भी दबाना है। अच्छा ठीक है, टैब की दबा दिया मैंने। फिर तो आप रेंज लीजिए। क्या ये वाली रेंज लूं पूरी? और नेम का कैटेगरी, रेंज ले ली मैंने। नाम का ले ली मैंने रेंज। कॉमा लगाइए, फिर गीता पे मारिए। गीता को मारूं, सिलेक्ट किया मैंने। क्लिक कीजिए। ठीक है सर गीता नहीं आएगा, गीता पे इन्वर्टेड कॉमा लगाइए ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे तब तो एक आएगा। मिनट, सिद्धार्थ जी जो बोलेगा ना सुन लेता हूँ, फिर आप सबका भी आंसर मैं यहाँ पे नोट करूँगा, है ना। तो बताइए क्या करना सिद्धार्थ जी, फिर बताइए क्या करना उसके बाद। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारिए। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। थोड़ा सा मिस्टेक है हमारा, रुक जाइए। जैसे अभी आपने बताया है ना, ये हो गया सिद्धार्थ जी का फॉर्मूला। अब आप बताइए, जैसे मुझे ऐड होना पूजा, तो ये बताइए कैसे करेंगे, आप बताइए यहाँ पे। सर काउंट ब्रैकेट लीजिए, काउंट इफ लिखूँ, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, इक्वल टू दीजिए ना सर, इक्वल टू काउंट इफ, इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है, इक्वल टू काउंट इफ। यस, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, आगे बताइए। और रेंज ले लीजिए पूरा नेम का, रेंज ले लिया पूरा नेम का, रेंज लीजिए, रेंज ले लिया, कॉमा दीजिए, कॉमा, इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों में पूजा लिखिए सर। पूजा, पूजा का जो है ना, ये मैंने पूजा लिख दिया। फिर यस, तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट दीजिएगा, एंटर मारिए। एंटर। चलिए ये तो आपका आंसर आ गया।
आपने मेरा क्वेश्चन सुना था ना कि अगर मैं इस सेल में से नाम निकालता पूजा का, है ना, आपको ऐसा निकालना है, अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज करूँ तो आपका यहाँ पे आंसर अपडेट होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं निकाल रहा हूँ, अब मुझे निकालना है रूपा का, तो यहाँ मैंने 1 रुपया कर दी डिलीट, तो आपके इस लिस्ट में कितनी रुपया है बताइए? अब 1 है ना, सीधा अब 1 है। तो यहाँ देखिए अगर मैं डालता हूँ रूपा, तो यहाँ मेरा आंसर अपडेट क्यों नहीं हुआ? कोई कारण इसका? कारण मैं बताता हूँ क्या है। देखो आपने यार डबल क्लिक करो फॉर्मूले पे, ये काम भी पूजा के अकॉर्डिंग कर रहा है। टेक्स्ट को टाइप करने का मतलब क्या हुआ कि जो आपने टेक्स्ट टाइप किया है फॉर्मूला उसी अकॉर्डिंग वर्क करेगा, चाहे आसपास का कोई भी अपडेट कीजिए, है ना। सेल को सिलेक्ट करके अब देखो ये जो इन्होंने बताया ना ये वाला, इनका आंसर एकदम सही है, गीता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रूपा लिखूंगा ना, रूपा, तो आप देखिए ऑटोमेटिक इसका क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि जिस सेल जहाँ इसमें क्राइटेरिया आपने सेल सेलेक्ट किया जहाँ नाम लिखा था, तो इस सेल में जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा क्राइटेरिया में, है ना। तो यहाँ आ गया रूपा, यहाँ इन्होंने लिखा रूपा, तो इस रेंज के अंदर क्राइटेरिया में रूपा, यहाँ पे सेल सेलेक्ट किया, सेल में आ रहा है रूपा लिखा हुआ, तो यहाँ पे रूपा आ गया। तो इस टेक्स्ट में रूपा कितनी बार है? 1 बार, तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है आंसर। तो टेक्स्ट को लिखने में और सिलेक्ट करने में ये फ़र्क होता है। टेक्स्ट को आप लिखोगे, अगर आप यहाँ पे नाम बदलते हो, आपको यहाँ भी अपडेट चाहिए, तो आपको बार बार टेक्स्ट को एडिट करना पड़ेगा। बार बार क्या करने का? आपको टेक्स्ट को एडिट, फॉर्मूले को एडिट करना पड़ेगा, तो इससे आपका टाइम जाएगा। अगर आप सेल को सिलेक्ट करके काम करोगे तो आपको ईजी पड़ेगा। जब चाहो यहाँ पर नाम चेंज करोगे, आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे, है ना, फॉर्मूला आपका अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है कि नहीं। ये सिद्धार्थ जी का जो उन्होंने बताया था एकदम सही बताया था, है ना। दादी आप अनम्यूट हो, बोलिए। सर अभी जिन लोगों ने बताया फॉर्मूला वो भी सही है, लेकिन वो तभी होगा जब उस नाम के ऊपर आंसर निकाला जाए, तभी उस नंबर पे ऐसे। हाँ बिल्कुल, अगर आपको ऐसा ना कि बार बार नाम चेंज करते आपको लिस्ट भी अपडेट हो, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप दोनों तरफ से निकाल सकते हो, आप भी अनम्यूट हो जितेश जी, आप दोनों तरफ से निकाल सकते हो। बस मैंने आपको फायदे नुकसान के बारे में बताया कि आप सेलेक्ट करके कैसे निकालोगे और सेलेक्ट में क्या फ़ायदा है, और एडिट कर टेक्स्ट लिखते हो उसमें क्या आपको उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी आपको। आप दोनों तरफ से आंसर निकालोगे, आपका सही आंसर है ना। चाहे आप टेक्स्ट लिख के निकालो, चाहे टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, बात आपका एक ही पड़ेगा, है ना। तो ये था मेरा छोटा सा क्वेश्चन। अब जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, अब यहाँ पे मैंने दे दिया है क्या कहते हैं डायरेक्शन, ओके। अब मैंने से करा कॉपी पेस्ट, है ना, और यहाँ के अपने पेस्ट, है ना, यहाँ क्या मैंने पेस्ट किया। अब बाकी के 2 थे मैंने करे डिलीट, और यहाँ मैंने रूपा कर दिया कॉपी, है ना। नॉर्मली जितने मेरे टेक्स्ट थे मेरे सारे यहाँ पे ऑटोमेटिक लेके आ गया। तो अब आप देखिए, है ना, अब मैंने क्या करा, मैंने इन्हीं नाम को सिलेक्ट किया कॉपी, और यहाँ क्या मैंने पेस्ट, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे कितने आकाश है? 1 आकाश, 2 आकाश, 3 आकाश और 4 आकाश। लेकिन एक चीज़ भी गौर करना, 1 आकाश नॉर्थ में है, 1 आकाश ईस्ट में है, दूसरा आकाश नॉर्थ में है, मतलब तीसरा आकाश और नॉर्थ में है, और चौथा आकाश ईस्ट में है कि नहीं, सारे अलग अलग है। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि आप उस पूजा को फाइंड कीजिए जो पूजा आपकी कहाँ पे है ना, तो पूजा आपकी साउथ में है। अगर मैं आपसे ये कहूँ आप उस पूजा को फाइंड कीजिए जो पूजा साउथ में है, तो कैसे फाइंड करोगे? ये कितनी पूजा ऐसी है जो साउथ में काम कर रही है, बताइए। आप सारे सारे अनम्यूट हो, अब बताओ। बताइए। यस सर, साउथ में निकालना है। हाँ, कि यहाँ पे मेरी जितनी भी पूजा है जो साउथ में काम कर रही है वो कितनी है। और आप इजिकल टू लगाइए, इजिकल टू काउंट इफ सर, काउंट इफ्स। अच्छा एस लगा दिया मैंने। काउंट इफ में रेंज लगाइए। रेंज
नेम का। ब्रैकेट ओपन करूं? हाँ ब्रैकेट ओपन करिए, टैब लगा, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने। रेंज लगाइए नाम का, नेम का रेंज मैंने ले लिया यहाँ से यहाँ तक। फिर रेंज कॉमा लगा के फिर रेंज 2, कॉमा लगा दे, फिर बताइए। रेंज 2 होगा देखिए। हाँ रेंज 2 मांग रहा है यहाँ पे, क्राइटेरिया रेंज 2 मांग रहा है आपसे, तो क्या करना बताइए। डायरेक्शन लीजिए। क्या लूँ मैं? ये दूँ डायरेक्शन? रेंज 2 में और डायरेक्शन में, हाँ तेरी लो मारिए। ले लिया मैंने ये पूरा। फिर कॉमा लगाइए, फिर यहाँ पर कॉमा लगाऊँ? कॉमा लगा दे मैंने, फिर बताइए। अच्छा सर एक मिस्टेक है सर। हाँ मुझे पता है, रेंज 1 मुझे के पता बाद आप पूजा पे सिलेक्ट। देखिए मैं बताता हूँ, क्योंकि आपने जो देखिए जो लगा है ना यहाँ क्राइटेरिया ना, हाँ क्या लेनी क्राइटेरिया? यहाँ वो आने पूजा लेनी है। फिर रेंज 2 फिर साउथ, रेंज 2 फिर साउथ, ठीक है साउथ, यही ना? क्या करना है? ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट को यस सर, एंटर। तो देखिए ये जो आपने बताया, देखिए स्टूडेंट जो सिद्धार्थ जी ने बताया ये एकदम बिल्कुल बड़ी सही बताया कि आंसर ऐसे निकलेगा। और मैं आपको एक बार डिफाइन कर देता हूँ ना, डिक्लेयर करता हूँ कि कैसे करना है इसे। तो इधर देखिए मेरा क्वेश्चन क्या था, इस नाम में से मुझे पूजा का निकालना है, ठीक है। पूजा का मुझे डायरेक्शन निकालना कि इसमें कितनी पूजा मुझे फाइंड करनी है। आप गिन के देखिए कितनी पूजा है यहाँ पे, 1 पूजा, 2 पूजा है ना, 3 और 4 है। मेरी यहाँ 4 पूजा है, लेकिन मेरी कंडीशन क्या है, मुझे उस पूजा को गिनना है जो साउथ में काम कर रही है, मुझे उस पूजा को गिनना है जो मेरी साउथ में काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक पूजा जो है वेस्ट में काम कर रही है, एक पूजा जो मेरी किस में कर रही है, साउथ में कर रही है, यानी कि है ना। तो मुझे साउथ वाली पूजा गिननी है कितनी काम कर रही है। 4 में से तो यहाँ पता चल गया आपको 2 पूजा ईस्ट में, 2 पूजा है ना साउथ में काम कर रही है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसे? तो मल्टीपल अगर क्राइटेरिया आपके सामने आए, एक से ज़्यादा क्राइटेरिया आए, तो क्या इस्तेमाल करते हैं? काउंट इफ्स, है ना। तो क्या करना है, इक्वल टू आपको यहाँ पे लगाना है। हाँ एक से ज़्यादा क्राइटेरिया आपके सामने आया तो लगाना काउंट इफ्स। अगर आप सामने एक क्राइटेरिया कि आपको सिर्फ पूजा फाइंड करनी है, पूजा कितनी बार है, लगाओगे काउंट इफ। अगर आपको एक से ज़्यादा क्राइटेरिया पूछे क्या क्या अप्लाई करोगे? काउंट इफ्स इक्वल टू COUNTIFS, काउंट इफ्स, ब्रैकेट ओपन। तो मांग रहा आपसे क्राइटेरिया रेंज 1। हमेशा फॉर्मूला पढ़ के काम करना है, रट्टा नहीं मारना, याद रखना कभी भी। रेंज 1 क्या हमारे पूजा निकालना, पूजा का निकालना, नेम निकालना है। मैंने नेम का ऐसे पूरा सेल सेलेक्ट किया, ओके, कॉमा। फिर मांग रहा आपसे क्राइटेरिया, आपने जो रेंज सेलेक्ट करी है उसमें से आपको क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है पूजा, ओके। फिर मांग रहा था कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2। रेंज 2 क्या हुई मेरी? मुझे निकालना साउथ निकालना है ना। पूजा मेरी साउथ में कितनी, कौन कौन साउथ पूजा साउथ में काम कर रही है। तो रेंज 2 हुई मेरी डायरेक्शन की, डायरेक्शन ले लिया मैंने लगाया कॉमा। अब डायरेक्शन क्या है मेरी? साउथ है, मैंने साउथ को सिलेक्ट किया। मुझे इसमें से क्या निकालना है? साउथ को निकालना है। मुझे इसमें से पूजा फाइंड करनी है, तो ये लिस्ट क्या कर रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं पूजा फाइंड कर रही है। पूजा 4 फाइंड हुई इसमें से। फिर हमने एक और क्राइटेरिया दी डायरेक्शन में से साउथ, तो जितनी पूजा साउथ में काम कर रही है अभी उसको फाइंड कर रहा है। पहले यहाँ पे जो फॉर्मूला जो हमने इतना फॉर्मूला दिया था, इसमें जितनी पूजा थी पहले उन सबको फाइंड कर रहा था ये। अब हमने सेकंड क्राइटेरिया दी तो उसके अकॉर्डिंग जो भी साउथ में है पूजा उसको फाइंड कर रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो आपको आंसर दिखाएगा यहाँ पे 2, यानी कि 2 पूजा ऐसी है जो साउथ में काम कर रही है। अब मान लीजिए मैंने इस पूजा को वेस्ट जगह मैंने साउथ कर दिया तो आंसर 3 हो जाएगा। 3 हो गया पूजा यहाँ पे, ऑर्डिनरी साउथ हो गया ना, पूजा 3 हो गया। यानी कि ये पूजा भी साउथ में काम कर रही है, ये पूजा भी साउथ में कर रही है, और ये पूजा वेस्ट में है, और लेकिन ये वाली पूजा साउथ में है। यानी कि 3 पूजा है जो साउथ में काम कर रही है। तो आपको यहाँ से आंसर दिखा रहा है 3। अगर मैं ऐसा नाम बदलता हूँ, साउथ की जगह मैंने कर दिया वेस्ट, तो वेस्ट में पूजा कितनी काम कर रही है? एक ही पूजा है जो वेस्ट में काम कर रही है ना। तो समझ में आया आपको काउंट टिप्स का काम कैसे करते हैं? बताइए, आप सबके सब अनम्यूट हो। यस सर। कोई डाउट है आपको? काउंट इफ और काउंट इफ्स में क्या क्या फर्क होता है, सब समझ आ गया सबको? काउंट में जी सर समझ में आ गया। काउंट इफ और काउंट इफ्स काउंट करना होता है। हाँ है ना। इन तीनों में क्या क्या फर्क है ये तो आपको पता ही है। काउंट का काम होता है ऑल सेल को काउंट करना,
जिसके माइक से आवाज़ आ रही है प्लीज़ म्यूट कर ले अपने आप को, है ना। काउंट का काम होता है ऑल सेल को काउंट करना कि हमने कितने सेल पे काम किया है। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ क्या करके, वैल्यू को काउंट करना। हाँ, ओनली फॉर नंबर काउंट करता है आपका, नॉट फॉर टेक्स्ट, है ना। जैसे मैंने दे रहा यहाँ से यहाँ पे है ना, नंबर कहीं लिखा नहीं, देखो कहीं भी आपका कोई भी नंबर लिखा नहीं तो उसको काउंट नहीं करेगा ये, है ना। तो मैं थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ पे मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया, नंबर लिखा ना यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आपको देख रहा होगा यहाँ पे लिखा है 8, यानी कि जितने भी सेल पे काम किया हमारे 8 सेल में हमने काम किया है ना। काउंट आपको पता ही क्या होता है ना। किसी भी एक चीज़ का यहाँ पे नंबर फाइंड करना, किसी भी एक पर्सन की वैल्यू फाइंड करना। जैसे मैंने कह दिया मैंने यहाँ से निकाला, ठीक है, मुझे इसमें से क्या फाइंड करना है, क्राइटेरिया क्या मांग रहा आपसे, अपने अकॉर्डिंग दे आकाश, तो यहाँ मैंने इन्वर्ट कॉमा में लिखा आकाश, तो बता रहे हैं यहाँ पे 4 आकाश है। और काउंट इफ्स तो मैंने आपको यहाँ बता दिया काउंट का काम क्या होता है ना। सबके अलग अलग वर्क होते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला डिसाइड करना है कि कैसे करना है। अगर सिंगल क्राइटेरिया हो तो काउंट इफ, मल्टीपल क्राइटेरिया में से अगर कोई चीज़ फाइंड करनी तो लगाएंगे काउंट इफ्स, ठीक है। ये फर्क है काउंट इफ और काउंट इफ्स में। सेम ऐसे ही आपका एवरेज और एवरेज इफ भी होता है ना। मैं भी आपको ये भी बताता हूँ एवरेज और एवरेज कैसे करते हैं। यहाँ लिखा मैंने सेल्स, ओके। रैंड बिटवीन, मैं आपको सम इफ्स भी बता देता हूँ यहाँ पे और एवरेज इफ्स भी बता दूंगा अभी। कॉपी अल्ट ES वैल्यू एंड एंटर। तो अब मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे सम निकालना है, अब आपसे कोई कहे नॉर्मली, है ना, कि सेल्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल इसमें से जितनी भी पूजा है, इसमें जितनी भी पूजा है मुझे उन सब पूजा का टोटल बताइए, टोटल सेल पूजा कितनी हुई है कि नहीं, पूजा की टोटल सेल्स कितनी है मुझे फाइंड करनी है। तो अब क्या करोगे, पहले ये देखोगे कि पूजा कितनी है, पहले पूजा देखोगे, आप एक पूजा ये रही, इसकी सेल ये रही, इसको करके ऐसे जोड़ा तो उसमें टाइम लगेगा। तो स्मॉल करते हैं हम सम इफ, ओके। सम इफ किया हमने यहाँ के ब्रैकेट ओपन, देखिए मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, बहुत ज़्यादा नॉइज आ रहा है। सम इफ, तो सम इफ देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, पहले सम इफ पूछ रहा है आपसे रेंज क्या हुई मेरी, नेम हुई, हमें किस में से निकालना है, हमें नेम में से निकालना है। कॉमा देने के बाद पूछ रहा है आपसे क्राइटेरिया, आपको इस नाम में से किसका निकालना है, मुझे निकालना है पूजा का निकालना है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं अभी, इसमें से जितनी पूजा है इसने इसको फाइंड किया। अब मांग रहा है सम की रेंज, आपको सम किस में दिखाना है, सम मुझे दिखाना है सेल्स में से। जितनी भी पूजा फाइंड हुई है उनमें से, है ना, जो भी पूजा फाइंड है उसको सामने जो भी नंबर आ रहा होगा पूजा के उसको जोड़ देंगे। जैसे ये पूजा आ रही है फाइंड, इस सामने जो भी नंबर आ रहा है वो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है आपके सम में अंदर। तो ये हुआ आपका आंसर। तो जितनी भी पूजा 4 पूजा है उनका टोटल हुआ समारा हुआ 12,345। वो ये कैसे हुआ मैं आपको काउंट करके दिखा देता हूँ। इक्वल टू, है ना, ये रही पूजा प्लस इस पूजा का नंबर प्लस ये नंबर प्लस एंड देन ये नंबर। तो अब देखिए सही आ रहा है आपका आंसर। तो ये हमारा सम इफ, है ना। ऐसे आपका है एवरेज इफ, है ना। ऐसा मुझे निकालना किसका, रूपा का, ओके। मैंने कहा क्या जगह इसको टू एवरेज इफ, एवरेज इफ, ओके। क्या मांगा आपसे, रेंज मांग रहा है, रेंज क्या मांग रहा है, नेम हुई, मैंने दिया नेम, कॉमा क्राइटेरिया, आपको इसमें से किसका निकालना है, मुझे निकालना रूपा का निकालना है, कॉमा। तो क्या मांग रहा है एवरेज की रेंज, तो एवरेज की रेंज क्या हुई मेरी, ये हुई एवरेज की रेंज सेल्स, एंटर। तो आप देख सकते हो ये आ रहा है रूपा का एवरेज। और एवरेज कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे रूपा का टोटल निकालता हूँ, टोटल कितना हुआ, रूपा का टोटल इतना हुआ। एवरेज कैसे निकलता है, इक्वल टू जो टोटल होते हैं, जितनी रूपा थी, रूपा हमारी 4 थी तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एवरेज इतना। एवरेज हमेशा यही होता है, जो भी नंबर टोटल करते हैं जितने संख्या के अकॉर्डिंग टोटल किए गए उतने से हम उसको डिवाइड करते हैं।
अगर 4 अलग अलग सेल में लिखे हुए नंबर को जोड़ के एवरेज निकालते हैं, है ना, 4 सेल में लिखे हुए नंबर का हमने एवरेज निकाला है, तो जो टोटल नंबर आया है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जितने सेल पे हमने नंबर लिखे उसे प्लस किया था, है ना, तो निकालने के बाद आपको आएगा एवरेज, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। रुपये का टोटल इतना हुआ और रुपये कितने मेरे 4 थे, तो टोटल को 4 से डिवाइड करते आपको उसका एवरेज आ जाएगा। एवरेज आपका काम यही करता है, जो भी आपने 4 रुपये थी उन सबका उसने एवरेज दिखाया। अगर आपको एवरेज का आंसर देखना हो तो जिन जिन नंबर का एवरेज निकला उन सबको जोड़ लीजिए और जितने नंबर अलग अलग सेल में लिखे थे उन सेल को काउंट करके उतने से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज आ जाएगा। तो ये होता है आपका सम इफ और एवरेज इफ का काम। मैं आप सबको अनम्यूट करता पे समझ में आया आपको एवरेज और एवरेज इफ का काम? सम इफ और एवरेज इफ का काम क्या समझ में आया आपको? यस सर। एवरेज इफ ओनली फॉर परसेंटेज, एवरेज के निकालने, हाँ परसेंटेज को ऐसा मान सकते हो। एवरेज का काम है ओनली फॉर एवरेज निकालने के लिए, वैल्यू का परसेंटेज निकालने के लिए। हाँ तो समझ आ गया आपको? सम इफ का काम समझ आ, किसी एक पर्सन पार्टिकुलर पर्सन का सम निकालना तो निकालते हैं सम इफ। ठीक है, तो मैं अभी आया फॉर्मूला को लिख देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। जैसे आपको मैंने सम के बारे में पता ही है आपको, है ना? यस सर। एवरेज के बारे में पता है आपको और काउंट के बारे में आपको पता ही है ना? अभी मैंने आपको सम इफ बताया, है ना, एवरेज इफ बताया और काउंट इफ तो आपको पता ही था, है ना? फिर काउंट इफ्स है ना, हो गया। फिर मेरा होता है काउंट इफ्स, हो गया ना काउंट, है ना? फिर मेरा होता है काउंट इफ्स और ये आपको सम इफ भी आपको करना है, ये आप घर पे करोगे। सम इफ्स और एवरेज इफ्स ये दोनों आप घर पे करोगे, क्योंकि ये दोनों मैंने आपको नहीं बताए हैं, तो ये दोनों आप घर पे करोगे। कैसे करते हैं आप ये मुझे इसका वर्क सेंड करोगे आप दोनों, है ना, आप सारे के सारे स्टूडेंट्स। ओके, सेम ऐसे ही आपका, है ना, ये आपको कुल मिलाकर 9 फॉर्मूले हैं जो आपको बताए गए हैं कम से कम। ये 7 फॉर्मूले तो मैंने आपको अभी आप बता दिए हैं, है ना? ये 7 फॉर्मूले तो आपको ऑटोमेटिकली आते ही हैं अभी जो मैंने बताया अभी आपको, है ना? बाकी 2 फॉर्मूले सम इफ्स और एवरेज इफ आप घर पे प्रैक्टिस करना, ये आपका वर्क है। और जो ऊपर आपको मैंने दिया सेल स्लिप, ये आपको बनानी है। ओके, तो सेल स्लिप आपको दी गई है, ये आपको क्रिएट करनी है। ओके, इसके बारे में जो भी फॉर्मूला है मैं अभी सेंड कर दूंगा ग्रुप में, और कुछ तो नहीं, बस आपको ये होमवर्क है ना? तो सर हाँ, पीडीएफ सेंड कर दूंगा अभी, है ना? फंडामेंटल की जो भी पीडीएफ है सारे पीडीएफ आपको सेंड करता हूँ ग्रुप में अभी, है ना? तो आपका भी काम आसान हो जाएगा उस पर। ठीक है, तो आज और आपने बोलिए आपने बताया था ना जो लिंक आपने दिए थे वो उससे डाउनलोड नहीं हो रहा। हाँ, तो भी मैं वही कह रहा हूँ आपको, जस्ट अभी फटाफट सेंड करता हूँ आपको सारे पीडीएफ्स, है ना? तो आज क्लास हम यही एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना? तो ये सारे फॉर्मूले प्रैक्टिस करना और जो सैलरी से बताए थे घर पे प्रैक्टिस करना, है ना? गुड बाय, गुड नाइट, ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट।